हेलो फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की जियोग्राफी। बुक का टाइटल है देखो आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने चैप्टर्स क्लास 7 में है और क्या क्या हम चैप्टर एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर क्या है एक बार देख लीजिए। यहाँ पर ये देखो, पहला चैप्टर है एनवायरनमेंट, देन इनसाइड आवर अर्थ, then our changing earth, then air, then water, then chapter 6 human environment interactions, the tropical and subtropical region. Okay, then chapter 7 life in the deserts. So total 7 chapters है यहाँ पर क्लास 7th NCERT में। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको कवर कर लेंगे। हम जो क्लास 6 का जो NCERT है उसको हमने रीड आउट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हो। क्लास 6 NCERT जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। जियोग्राफी अभी मैंने किया है सिर्फ, बाकी भी आएंगे, तो इसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है वो उस चैप्टर का नाम है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करेंगे। और इस बार हम ये करेंगे कि मैंने क्लास 6 का जब पढ़ा था तब मैंने पढ़ तो लिया, बट मैंने कुछ भी नोट नहीं किया, इसलिए मेरा नोट स्किप हो गया। तो मैं इस बार पढ़ूंगा और जहाँ जहाँ लगेगा कि यार ये मेरे को नोट करके रखना चाहिए, वहाँ वहाँ मैं वीडियोस को पॉज करूँगा, आपको भी बता दूंगा कि यहाँ पर आप नोट करके रख सकते हो, तो आपका भी नोट प्रिपेयर हो जाएगा। बस सिर्फ इतना फ़र्क रहेगा कि आपको खुद से वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वैकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। तो ये कॉन्वर्सेशन है, हमको ये बेकार कोई काम का नहीं है, तो हम जो बॉक्स में दिया हुआ है ये हम पढ़ लेंगे। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। राइट, सो एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये अगर कोई किसी को याद रख सकते हैं तो आप बहुत अच्छे जो है क्लासरूम में जाकर बात कर सकते हैं। जैसे कि हम टीचर बनने की तैयारी कर रहा है, हम टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी मदद हो जाएगा। ठीक है, कि एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। बहुत अच्छा डेफिनेशन है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन ए पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज. Human beings make cars, mills, factories and manufacture containers. This is how human beings modify natural environment, right? तो ये देखो, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट नेचुरल हो गया है, ह्यूमन मेड हो गया है। ये तो आसान सी चीज़ है। चलो इसको हम स्किप करेंगे। अब देखेंगे कि ये है। तो द टीचर रिप्लाइड, ओके फाइन। नाउ फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, तो जो भी कन्वर्सेशन हुआ, यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स एनवायरनमेंट। राइट, सो एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट सराउंड्स अस. It is a combination of natural and human-made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. So what is biotic and abiotic? Biotic, the world of living organisms such as plants and animals. Abiotic, the world of non-living elements. Example, land. So human environment reveals the activities, creations and interactions among human beings. Environment, it's a French word, environner और environner मीनिंग नेबरहुड। ठीक है, तो ये फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग है नेबरहुड। अब नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स. देखो यहाँ पर वही बातें रिपीट होगा। ठीक है, तो इसलिए
जो मैंने बोल रहा था अगली वीडियो में, पहले वीडियो में, कि यार जो है इस बहुत सारे बेसिक सी चीज़ें यहाँ पर दिया है जो ज़्यादातर केस में हम उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट हम जब आपका सब्जेक्ट ऑनर सब्जेक्ट जब ज्योग्राफी हो तब आपको ये सारी चीज़ें उतनी इम्पोर्टेंस से पढ़ना, मतलब कुछ है नहीं, आपको कुछ लगेगा नहीं कि यार बहुत बेसिक सी बातें कर रहा है यहाँ पर, जो मेरे को ऑलरेडी पता है। फिर भी एक बार देख लेंगे हम लोग, स्टार्ट किया है तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forest, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also a source of mineral wealth. The domain of water is referred to as hydrosphere. It comprises various sources of water and different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. The atmosphere is the thin layer of air that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. It protects us from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. Plant and animal kingdom together make biosphere or the living world. It is a narrow zone. It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact. So this statement is very important कि बायोस्फीयर जो है वो एक नैरो जोन है वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे बस। हाँ, तो पहले वीडियोस में मैंने एक गलती करा था कि मैंने हाईलाइट का जो हाईलाइट करने का जो यहाँ पर जो है ना, एक हाईलाइट का ये मैंने ये करके रख रहा था तो स्क्रीन बहुत छोटा हो जा रहा था, तो इसलिए मैंने इस बार ऐसा नहीं किया है, मैंने ये ऐसा कर दिया है तो स्क्रीन ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देन यहाँ पर देखो इकोसिस्टम, व्हाट इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के डेफिनेशन यहाँ से हम ग्लॉसरी से पढ़ लेंगे एक बार कि इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इन व्हिच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो इकोसिस्टम में जो भी हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। अब यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे हम। एट एन एनसीसी कैंप दैट रबी क्लास, ओके, तो ये क्या पढ़ना है, चलो इसे हम स्किप करेंगे कन्वर्सेशन को। यहाँ पर देखो बोला है कि ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून एवरी ईयर, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून एवरी ईयर। सो ये आप नोट करके रख सकते हो। अब ये बार्टर सिस्टम आपको पता ही है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में हमने देखेंगे कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and became more varied. Humans learned new ways to use and change environment. They learned to grow crops, domesticate animals, and lead a settled life. The wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industrial revolution enabled large-scale production. Transportation became faster. Information revolution made communication easier and speedy across the world, right? So have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious way. So Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surroundings of her place, seeing Ravi upset at having lost his playground. Nuri invited him to visit her homestead during the coming vacation. Ravi's teacher asked the students to draw the landscape, houses of and activities of the people and places they visit during the holidays. तो ये सारे कन्वर्सेशंस ये बच्चों की बुक है तो इसलिए दिया हुआ रहेगा,
तो हम इसे स्किप करेंगे। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। आई होप यू नो दैट। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, व्हिच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, गिव फॉर एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, व्हाट इज लिथोस्फीयर, व्हिच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, प्लांट एंड एनिमल, व्हाट इज बायोस्फीयर। So it's a narrow zone where air, water and land interact. So which is not a natural ecosystem? So definitely aquarium जो है it's not a natural ecosystem. बाकी डेजर्ट जो फॉरेस्ट जो है नेचुरल इकोसिस्टम है। which is not a component of human environment, तो component of human environment, right? ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, तो लैंड जो है फिजिकल कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। व्हिच इज ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, दिस इज अ रोड इज ए ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। व्हिच इज ए थ्रेट टू एनवायरनमेंट, डेफिनेटली ग्रोइंग पॉल्यूशन। देन मैच द फॉलोइंग जो है बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एनवायरनमेंट, इजीली आप कर पाएंगे कि इसका जो डेफिनेशन है उसे चूज करना है। तो बायोस्फीयर क्या बोल रहा है ना, ब्लैंकेट ऑफ एयर व्हिच सराउंड्स द अर्थ, दैट इज एटमॉस्फेयर। बायोस्फीयर क्या होगा, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। अब हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर, ठीक है। देन एनवायरनमेंट क्या होगा ना, आवर सराउंडिंग्स, तो ये जो है आपका हो गया। देन मैन मॉडिफाइज हिट एनवायरनमेंट गिव रीजंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंडेंट इज द एक्टिविटी। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ये ख़त्म हुआ। अब हम जाएंगे सेकेंड चैप्टर में तुरंत, कोई मतलब बकवास चीज़ नहीं है, बस चुपचाप सेकेंड चैप्टर में चले जाएंगे। सो सेकेंड चैप्टर का जो टाइटल है इनसाइड आवर अर्थ, तो डेफिनेटली इट इज टॉकिंग अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लैनेट, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ। ओके, तो उससे पहले हम डू यू नो सेक्शन को देख लेंगे। द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज इन साउथ अफ्रीका। The deepest mine in the world is in South Africa. It is about 4 kilometer deep. In search for oil, engineers have dug a hole about 6 kilometer deep to reach to the center of the earth, which is not possible. You will have to dig a hole 6,000 kilometer deep on the ocean floor. Okay, so on the ocean floor you have to dig a 6,000 kilometer deep hole to go reach the earth's interior, which is not possible. Interior of the earth, just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometer. तो this is very important कि जो अर्थ का जो क्रस्ट का जो थिकनेस है वो कितना है ना, 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्रस्ट का जो थिकनेस है वो है 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस जो है 35 किलोमीटर है, और जो ओशनिक मासेस है मतलब बिलो द ओशन फ्लोर उसका जो थिकनेस है ओनली 5 किलोमीटर है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड alumina. It is thus called Sial. The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium, thus it is called Sima. Just beneath the crust is the mantle, which extends up to a depth of 2,900 km. मैंटल का डेप्थ क्या है ना, अप टू 2,900 किलोमीटर, अप टू 2,900 किलोमीटर হচ্ছে मैंटल बिलो द क्रस्ट। ओके, द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर with a radius of about 3,500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called Nife. The central core has very high temperature and pressure. Right? So this is mantle की बात कर रहे हैं हम। द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर, सॉरी कोर की बात करें, मैंटल की बात हो गया कि अप टू 2,900 किलोमीटर जो है मैंटल है। देन 3,000 अप टू 3,500 किलोमीटर इट इज द कोर, right? The innermost layer is the core with a radius of about 3,500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called Nife. The central core has very high temperature and pressure. Do you know the crust forms only 1% of the volume of the earth? Crust forms only 1% of the volume of the earth. 84% consist of the
मैंटल एंड 15% मेक्स द कोर। तो ये परसेंटेज भी काफ़ी बार इंपॉर्टेंट हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो क्रस्ट जो है वो ओनली फॉर्म्स दी 1%, 84% जो है मेंटल को बिलोंग करता है एंड बाकी 15% आपका कोर को बिलोंग करता है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 371 किलोमीटर, 6371 kilometer. The radius of the earth is 6371 kilometer. The crust forms only 1% of the volume of the earth. 84% consists of the mantle and 15% makes the core. Then आप rocks and minerals पे हम देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, The earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. There are three major types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. When the molten magma cools, it becomes solid. Rocks thus formed are called igneous rocks. They are also called primary rocks. There are two types of igneous rocks: intrusive rocks and extrusive rocks. Can you imagine lava coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rocks. ठीक, they have a very fine grain structure. For example, basalt. So basalt is एक काफ़ी बार पूछा जाती है इसका एग्जाम्पल कि basalt which type of a rock, that is a extrusive igneous rocks, right? Extrusive igneous rocks, they have a very fine grain structure. तो ये भी important है, very fine grain structure has basalt has a very fine grain structure. The Deccan Plateau is made up of basalt rock. Sometimes the molten magma cools down deep inside the earth's crust. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rocks. Since they cool down slowly, they form large grains. Granite is an example of intrusive igneous rocks. Igneous rocks. Grinding stones used to prepare paste or powder of spices and grains are made of granite. Grinding stones मतलब वो जो हम जिसमें हम स्पाइसेस को कुकिंग के टाइम यूज़ करते हैं ना, स्पाइसेस जहाँ पर ग्रिंड होती है उसको। देन ये फॉसिल्स क्या है ना, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स trapped in the layers of rocks are called fossils. The remains of the dead plants and animals trapped in the layers of rocks are called fossils. Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. For example, sandstone is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. For example, clay changes into slate and limestone into marble. Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. You use stones in many games. For example, seven stones, pitu, hopscotch, stapu, kit. अच्छा, ये 5 stones, गिट्टी. Find out some more such games by using your grandparents, parents, neighborhoods. अच्छा, गेम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 7 stones, पिट्ठू. तो ये क्या गेम है मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरा मदर टंग जो है बंगाली है, तो कोई इसमें मेरे को नहीं आता. हॉपस्कॉच, 7 stones कहाँ यूज़ होती है? हाँ, ये तो समझ सकते हो कि 7 stones की बात करें, बट नहीं पता मेरे को. हॉपस्कॉच क्या है मेरे को नहीं पता, देखना पड़ेगा. और 5 stones गिट्टी, ये भी क्या खेल है पता नहीं. फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, नेबर्स. ठीक है, तो ये बात है. अब देखो, द ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल एंड द रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बनी हुई है, जो रेड फोर्ट है वो रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है. You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner.
This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. You have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rocks. The igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited from sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसे हम रॉक साइकिल कहते हैं, उसी की बात कर रहे थे. अब rocks are made up of different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. तो मिनरल्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए कि मिनरल्स जो है नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस which have naturally occurring substances, right? Minerals are naturally occurring substances. तो ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है कि minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels. For example, coal. तो coal एक mineral है. Then natural gas and petroleum, ये सारे minerals है. Minerals are very important to humankind. Some are used as fuels. Wow. So coal, natural gas and petroleum, ये भाई जान के रखिए हो. Coal, natural gas and petroleum ये mineral है. अच्छा. They are also used as in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc. In medicine, in fertilizers, etc. तो कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम जो है ये मिनरल है. ठीक है. तो ऐसे तो मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा था कि ऐसे मतलब मिनरल है कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम. हम क्या सोचते, पता नहीं क्या सोचते थे. चलिए, तो व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, व्हाट इज अ रॉक, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड. मतलब एनसीईआरटी काफ़ी रीच बुक है भाई. ठीक है, ये तो मानना पड़ेगा. ऐसी सिंपल लैंग्वेज और इतनी डिटेल जानकारी मतलब होती नहीं है यूजुअली, एज यूजुअली होती नहीं है. अब अलग बात है कि हमने जो बुक पढ़ी थी उसमें भी था, बट आज याद नहीं है. ये पढ़ रहा हूँ दोबारा मतलब नया तरीके से, तो अच्छा लग रहा है पढ़ के, वो अलग बात है, हो सकता है. बट मेरे को पढ़ने के बाद मज़ा आएगा. ये एनसीईआरटी मतलब अच्छा बुक अच्छा है. ठीक है, तो आप जरूर पढ़िएगा. व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ, व्हाट इज रॉक. नेम से हम स्किप करते हैं. चलिए, द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मॉल्टेन मैग्मा, डेफिनेटली इग्नियस. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ হচ্ছে कोर. गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये देखो, रॉक्स, मिनरल्स या फॉसिल्स. तो गोल्ड पेट्रोलियम एंड मिनरल्स आर गोल्ड पेट्रोलियम, तो गोल्ड तो नहीं था उस पर, पेट्रोलियम एंड कोल था, ये तो मिनरल्स है. बट गोल्ड भी मिनरल है. ठीक है, गोल्ड भी मिनरल है. तो गोल्ड यहाँ कोल के जगह गोल्ड कर दिया नहीं, ऐसे नहीं. गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स. देन रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर sedimentary rocks. The thinnest layer of the earth is crust and is a match of the following. डेफिनेटली आप कर पाओगे, देख लीजिए आप अगर करना चाहते हो तो. ठीक, तो ये हमारा हो गया सेकेंड चैप्टर की अंत. ठीक, अब हम देखेंगे, तुरंत जाएंगे थर्ड चैप्टर में. सो पहला चैप्टर था एनवायरनमेंट, सेकेंड चैप्टर इज इनसाइड द अर्थ. नाउ थर्ड चैप्टर इज अबाउट द चेंजिंग अर्थ. ठीक, तो द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स. You will be surprised to know that these plates move around very slowly, just a few millimeters each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity. यहाँ पर जो दिखाया गया है, देखो ये वाला पिक्चर. ठीक है, सॉरी, आई होप आपको दिख गए होंगे अब तक. चलिए, और sorry. So the movement of these plates causes changes on the surface of the earth. The earth movements are divided on the basis of the forces which cause them. The forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces, and the forces that work on the surface of the earth are called exogenic forces. Then earth movements are 2 types, endogenic and exogenic. So endogenic के अंदर आता है sudden forces, diastrophic forces. ठीक है, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोपिक फोर्सेस. सडन फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड्स, ये सब सडन होती है ना. देन आपका बिल्डिंग माउंटेन्स जो है, बिल्डिंग माउंटेन मतलब माउंटेन बिल्डिंग, ये धीरे धीरे होती है, तो इसे हम डायस्ट्रोपिक फोर्सेस कहते हैं. डायस्ट्रोपिक फोर्सेस. इसके बारे में डिटेल में और भी जानकारी हमको मिलेगा
एज वी गो फर्दर, एंड 11-12 में और भी डिटेल में होगा, 9-10 में भी होगा। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या है ना, इरोशनल एंड डिपोजिशनल जो चीज़ें हैं, फोर्सेस है, जैसे कि रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सारे जो है एक्सोजेनिक फोर्सेस है। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज कॉज mass destruction over the surface of the earth. A volcano is a vent opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly. So that is a volcano, right? Then similarly, when the lithospheric plates move, the surface of the earth vibrates. The vibration can travel all around the earth. These vibrations are called earthquakes. The place in the crust where the movement starts is called the focus. So ये focus का definition काफ़ी important है कि the place in the crust where the movement starts is called the focus. The place in the crust where the movement starts is called the focus. The place on the surface above the focus is called the epicenter. तो ये दो बातें आप याद रखिएगा, फोकस क्या है, एपिसेंटर क्या है। वाइब्रेशंस ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर as waves, then greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. तो ये बात भी याद रखना है कि greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center or epicenter, right? Then नहीं होगा। देन डू यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स। पी वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एस वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स एंड एल वेव्स आर सरफेस वेव्स, राइट। देन इसके बारे में और भी जानकारी हमको लेना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो बोल रहा है कि खुद आप एनसाइक्लोपीडिया से लीजिए, अच्छी बात है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, दैट इज पी वेव्स यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एस वेव्स या ट्रांसवर्स वेव्स एंड एल वेव्स और सरफेस वेव्स। ये 3 प्रकार की जो है हमारा अर्थक्वेक वेव है। ऑल्दो अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोरहैंड। So some common earthquake prediction methods adopted locally by people including studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface। तो ये सारे लक्षण है या सिम्टम्स है कि अर्थक्वेक होने जा रहा है। तो ये जो भूज अर्थक्वेक है ये 26 जनवरी की हुआ था 2001 में, और इसका जो मेजर था, मतलब जो इंटेंसिटी था वो था आपका 6.9 ऑन रिक्टर स्केल, राइट। सो ये बात है अर्थक्वेक भूज के बारे में। एंड स्कूल ओर्स अफेक्टेड, एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर्ड टू हैव लॉस्ट देयर लाइव्स फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ स्कूल बिल्डिंग्स। भूज रिलीफ एफर्ट blighted 3 days after the quake. Concern rose about food, blankets and medical supplies not reaching everyone. Destruction of Bhuj, phone lines, water pipelines and power stations, transmission lines are knocked out. And then fire in the city, hundreds of fires started as charcoal cookers overturned. ठीक है। Then emergency declared in quake zone, the president declares a state of emergency। तो ये प्रेसिडेंट और इमरजेंसी के बारे में क्वेट में एक सवाल आए हुए थे, मैंने गलत करके आए हैं। देन सीएम्स अपील टू द सेंटर, न गुजरात अपील्स फॉर फाइनेंशियल हेल्प। द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात हैज लॉन्च्ड एन अपील फॉर द सेंटर टू डील विद द डिजास्टर, राइट। सो डू यू नो एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। The magnitude of the earthquake is measured on the Richter scale. An earthquake of 2.0 or less can be felt only a little. An earthquake over 5.0 can cause damage from things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake. तो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के बारे में है, सेफ स्पॉट, स्टे अवे फ्रॉम, देन बी प्रिपेयर्ड। अब ये ठीक है। चलो मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली worn away by 2 processes, that is weathering and erosion. Weathering is the breaking up of the rocks on the surface, earth's surface. Erosion is the weathering away of the landscape by different agents like water, wind and ice. The eroded material is carried away and or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. So this process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth.
Do you know there are thousands of small waterfalls in the world? The highest waterfall is Angel Falls on Venezuela in South America. The other waterfalls are Niagara Falls located on the border between Canada and USA. So ये important है कि Niagara Falls कहाँ पर located है ना, कनाडा USA border में located है, and US in North America, and Victoria Falls on the borders of Zambia and Zimbabwe in Africa. तो Victoria Falls कहाँ पर located है, अफ्रीका में located है, between Zambia and Zimbabwe के बॉर्डर में लोकेटेड है. वर्क ऑफ रिवर. द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टीप वैली साइड. इट फॉर्म्स ए waterfall. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large blends known as meanders. Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. At times, the river overflows its banks. This leads to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its banks. This leads to the formation of a flat, fertile floodplain. The raised banks are called levees. तो ये आपको जो है फीचर्स की नाम याद रखिए यहाँ पर, और बाकी हम डिटेल में बाद में भी पाएंगे इसको फिर से. एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द river begins to break up and into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. Work of sea waves. The erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. Sea waves continuously strike at the rocks, cracks develop. Over time, they become larger and wider. The hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. Further erosion breaks the roof, and only walls are left. राइट, सो ओनली वॉल्स आर लेफ्ट. कहाँ पर रहते हैं हम? दीज वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टॉक्स. द स्टीप रॉकी कोस्ट रेजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ. तो आपको काफ़ी बार ये पूछा जा सकता है कि ये जो लैंडफॉर्म है पर्टिकुलरली किस फोर्स के द्वारा बनता है. तो आपको मान लो आपको पूछा गया कि स्टैक्स इज फॉर्म्ड बाय वर्क ऑफ द सी वेव्स, ऐसे पूछा जा सकता है द कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. द सी वेव्स डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स forming beaches. Then work of ice. Glaciers are rivers of ice which do erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers carve out deep hollows there. As the ice melts, they get filled with water and become beautiful lakes in the mountains. The mineral carried by the glaciers, such as rocks and big and small, sand and silt, gets deposited. These deposits form glacial moraines. Work of wind. Have you ever visited a desert? Try to collect some pictures of sand dunes. An active agent of erosion and deposition in the deserts is wind. In deserts, you can see rocks in the shape of a mushroom, commonly called mushroom rocks. Winds erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill like structures. These are called sand dunes. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distances. When such sand is deposited in larger areas, it is called loess. Large deposits of loess is found in China. अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन जो है क्या है ना, वाई डू द प्लेट्स मूव, what are exogenetic and agentic forces, what is erosion, how are floodplains formed, what are sand dunes, how are beaches formed, what are oxbow lakes, which is not an erosional feature of sea waves. So जो sea cave cliff beach is not a feature of sea waves, erosional feature of sea waves. बाकी तो सारे sea waves का ही फीचर है. The depositional feature of a glacier is definitely moraine, which is caused by the sudden movements of the earth. Volcano. Mushroom rocks are found in deserts. Oxbow lakes are found in river valleys. Okay, then match the following. ये आपको आए होंगे, ठीक है.
तो चलिए यहाँ पर ही रुकते हैं अब हम नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमारा 3 चैप्टर्स जो है कवर हो गया, 1, 2 एंड 3, ठीक है। बाकी 7 चैप्टर था तो बाकी और 4 रह गया। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।